हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि यह वीडियो लेक्चर होने वाला है हरियाणा डीएलएड का जेबीटी का प्रथम वर्ष का विषय प्रोफेशन इंग्लिश। जी हाँ, प्रोफेशन इंग्लिश, जो कि भाई प्रथम वर्ष का हरियाणा जेबीटी हरियाणा डीएलएड का ये जो प्रथम वर्ष का कोर्स है, इसमें ऑलरेडी जो है हम यूनिट 1 का ये वीडियो लेक्चर लेकर आ रहे हैं। इसके पहले हमने पहले ही बाल अवस्था बाल विकास उसका भी वीडियो बना चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट है, जाकर चेक कर लीजिएगा, नहीं देखिए तो देख लीजिएगा। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोफेशन इंग्लिश विषय यूनिट 1, जिसका नाम है नीड, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश। जी हाँ, इंग्लिश पढ़ाने की जो आवश्यकता है, जो मकसद है, जो लक्ष्य होता है, वो उस टॉपिक के बारे में यहां बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रोफेशन इंग्लिश बहुत ही कठिन विषय में से एक माना जाता है, तो उस विषय का पूरा आज महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, पीवाईक्यूज, गेस्ट क्वेश्चन उत्तर के साथ पूरा हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और मैं आपको बताऊं इस यूनिट 1, जिसका नाम है नीड, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इस पर अंक आवंटित है 12। जी हाँ, इस पूरी इकाई से यूनिट से टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और जिन्होंने भी मेरी पहले की हरियाणा डीएलएड के कोर्स के बारे में, सिलेबस के बारे में वीडियोस देखी होंगी, उनको पता होगा कि हरियाणा डीएलएड में भाई मात्र 3 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है भाई मतलब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, फिर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं और 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, बस। जी हाँ, यही सिलेबस है, यानी कि बिल्कुल इसी प्रकार से और कुछ नहीं, इतने ही प्रकार के प्रश्न आते हैं। कोई वस्तुनिष्ठ नहीं, कोई 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आते, सारे थ्योरी वाले। 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 8 मार्क्स, खत्म। यानी 12 नंबर के जो सवाल है इस इकाई से पूछे जाते हैं। यानी आप अगर पकड़ ले तो यहां से भाई आप देखोगे तो यहां से टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन इस एक इकाई से, जिसका नाम है नीड, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, से आएगा। तो ये हो गया इसके मार्क्स की बात, इसके ब्लूप्रिंट की बात। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करें इसके बारे में। तो मैं पहले ही बता दूं कि हमने हरियाणा डीएलएड का, जेबीटी का डीएलएड का फुल कोर्स, जो कि 1 ईयर की वैलिडिटी, जी हां, संपूर्ण कोर्स आपको मिलेगा 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। यानी अभी आप कोर्स परचेस करेंगे तो आपको 1 साल तक, आज से लेकर जोड़कर 1 साल तक इसके सभी कंटेंट, नोट्स, वीडियो लेक्चर, पीवाईक्यू सब कुछ देखने मिलेगा। ये जो पूरा कोर्स है हरियाणा डीएलएड का, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं प्रथम वर्ष का, द्वितीय वर्ष का भी है, पर अभी प्रथम वर्ष का कोर्स अगर बताऊं तो ये हमारे इसमें आपको मिलेगा क्या, नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, यानी जो नोट्स अपलोडेड हैं उनको एक्सप्लेन करते हुए, समझाते हुए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, और तो और आपको प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर्स, और साथ ही साथ भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जी हां, हरियाणा डीएलएड का जो पेपर होता है वो 4 सेट में आता है। तो भाई 2022, 2023, 2024, 2021 जितने भी पीवाईक्यू, जितनी बार परीक्षा में, सबका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी अपलोडेड है। तो ये सब कुछ है, साथ ही साथ सॉल्यूशन भी आपको वहां मिलेगा पीवाईक्यूज का। तो ये सारा कोर्स आप खरीद सकते हैं विद 30% ऑफ। जी हां, अभी 30% का ऑफर चल रहा है, 30% ऑफ मिलेगा। कोर्स परचेस करने के लिए करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, स्टडी क्लास के ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें, वहां से कोर्स परचेस करें बिना किसी कूपन कोड के। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट 30% का ऑफ मिल जाएगा। कोर्स परचेस कर लें हरियाणा डीएलएड जेबीटी का। तो ये हो गई कोर्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने इस हमारे वीडियो लेक्चर के सेक्शन को, जहां पे सबसे पहला सवाल है, पीवाईक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट, पहले कई वर्षों में पूछ चुका है, 2018, 2019, 2022 भी। जी हां, ऐसे कई बार पूछ चुका है, जिसका नाम है डिफाइन लैंग्वेज। ये जो प्रश्न है, जो सवाल, इसका नाम है डिफाइन लैंग्वेज, यानी भाषा की परिभाषा दीजिए, भाषा को परिभाषित कीजिए, भाषा किसे कहेंगे, ये टॉपिक है। तो चलिए बात करते हैं, डिफाइन लैंग्वेज का प्रश्न आता है तो उसको लिखेंगे कैसे, उसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहली बात भाई, ये भाषा के लिए है और ये खासकर प्रोफेशन इंग्लिश है, तो ये इंग्लिश भाषा को ही ध्यान में रखकर लिखना आपको। तो जो भाषा होती है वो होती क्या है, तो ये भाषा कुछ अक्षरों से, शब्दों से, सिंबल से, है ना, कुछ साउंड से मिलकर बनती है। और उस भाषा को हम बोलते क्यों हैं, ताकि हमारा जो भी इमोशंस, भाव, हमारे मन में जो फीलिंग्स है, एक्सप्रेशंस, उसको हम सामने को बता सके, समझा सके, जानकारी दे सके, उसके बाद को समझ सके और अपनी बात को समझा सके, तभी तो भाषा का उपयोग है। तो वही बात यहां पर है कि लैंग्वेज इज ए मीन्स और वर्बल मीडियम। वर्बल मतलब बोलने वाला, वर्बल जहां पर बोला और सुना जाए, इसे वर्बल कहते हैं, बातचीत जिसे कहा जाता है। तो लैंग्वेज इज ए मीन्स, मीन्स मतलब है साधन, मीन्स का मतलब क्या होता है भाई, साधन, याद रखिएगा, मीन्स का मतलब क्या है यहां पर, साधन। तो लैंग्वेज इज ए मीन्स और वर्बल मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब जाहिर करना, प्रदर्शित करना, एक्सप्रेशन और कम्युनिकेटिंग आइडियाज। क्या क्या हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्या क्या दूसरों तक शेयर कर सकते हैं, या दूसरों की बात समझ सकते हैं, क्या क्या, तो आइडियाज, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, रियलाइजेशंस, इमोशंस, ये सब कुछ जब हम जिस चीज का प्रयोग करके दूसरों के साथ बांट सकते हैं, साझा कर सकते हैं, उसे ही भाषा, उसे ही लैंग्वेज कहा जाता है। ये होगी इसकी डेफिनेशन। और कुछ बातें कि भाई भाषा जो है वो बातचीत से भी हो सकती है, बिना बातचीत के भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कभी हम किसी को पूछते हैं, बोलो हाँ या ना, तो हाँ
नहीं, बिना बोले भी उसने बातचीत कर लिया, एक दूसरे की बात समझ गई, तो ये हो गया नॉन वर्बल। ठीक है, जिसमें ऐसी बातें जिसमें आप कोई बातचीत नहीं करोगे, मुंह से कुछ नहीं बोलोगे और चीजें समझ जाओगे, समझा दोगे, तो इसको हम वर्बल नहीं नॉन वर्बल लैंग्वेज बोलते हैं। जिसमें बातचीत होगी उसको वर्बल, और जिसमें बातचीत नहीं होगी नॉन वर्बल। तो भाषा वर्बल नॉन वर्बल दोनों हो सकती है। और क्या कि भाई जो नॉन वर्बल भाषा है जिसमें बातचीत नहीं होती, उसमें भाई हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम इशारे करते हैं, उसमें हम अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, है ना, अपने शरीर के माध्यम से उंगलियों का इशारा करके, सर हिला के, कुछ भी चीजों से इशारा करके ना। तो नॉन वर्बल लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज बॉडी लैंग्वेज और साइलेंट लैंग्वेज। नॉन वर्बल लैंग्वेज को बॉडी लैंग्वेज या फिर साइलेंट लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। और क्या खास बात भाई इसके बारे में, भाषा के बारे में, कि लैंग्वेज के अंदर आपको कोई भाषा अगर सीखनी है, कोई भाषा के ऊपर पूरी कमांड बनानी है, तो आपको कम से कम भाषा के 4 स्किल्स यानी 4 गुण, 4 क्रियाएं आनी चाहिए। मतलब आपको बोलते आना चाहिए, आपको सुनते आना चाहिए, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सब आना चाहिए, यानी 4 चीजें चाहिए। तो लैंग्वेज की एक्चुअल में बेसिकली 4 स्किल्स होती है। लैंग्वेज रिक्वायर्स 4 बेसिक स्किल्स, 4 बेसिक स्किल चाहिए भाषा में। कौन सी 4? बाय लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। बिल्कुल ये 4 भाषा आपको चाहिए। पहली बात तो हम, और बिल्कुल इसी ऑर्डर में, पहले आप दूसरों को सुनोगे तब आप वैसा रिपीट करके बोल पाओगे। छोटे बच्चों को देखना, सबसे पहले वो क्या सुनता है? छोटा बच्चा सबसे पहले भाई सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर किसी चीज को पढ़ना और उसके बाद उसको लिखना। तो इस प्रकार से जो है भाई ये 4 स्किल्स चाहिए होती है किसी भी भाषा को सीखने के लिए या किसी भी भाषा पर पकड़ बनाने के लिए। तो ये हो गया लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज की क्या स्किल्स है, लैंग्वेज किस प्रकार की होती है, वर्बल, नॉन वर्बल, नॉन वर्बल को बॉडी लैंग्वेज या साइलेंट लैंग्वेज भी बोलते हैं। ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक्स पे और डिटेल में नोट्स। यानी अब ये सवाल मान लीजिए 2 नंबर का हो गया, 5 नंबर का, तो 8 नंबर के लिए कितना सारा लिखना पड़ेगा, तो वो कहां से होगा? तो उन सबको डिटेल में, हर टॉपिक का डिटेल्ड नोट्स जो है आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिख रहा है, ये बहुत बड़ा पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। और ये नहीं, ये जितने भी डीएलएड की परीक्षाएं होती है ना, जितने भी राज्यों में, सिर्फ हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं, एमपी, राजस्थान, यूपी, बिहार, जहां भी होगी, वहां भाषा का बहुत वैल्यू है और भाषा के ऊपर सवाल आते ही है। लैंग्वेज को डिफाइन करो, लैंग्वेज की खासियतें बताओ, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा पीवाईक्यू भी है, साथ ही साथ ये गेस्ट क्वेश्चन भी बनेगा। यानी आने वाले डीएलएड के सत्र की परीक्षा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा की खासियतें, भाषा की जो खास बातें, भाषा के अंदर जो चीजें होती हैं, यानी भाषा है तो ऐसा होगा, भाषा के लक्षण जिसे हम कह सकते हैं, वो चीजें यहां पर पढ़ेंगे। तो इन टॉपिक्स के और डिटेल में नोट्स 5 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर के अलग अलग ऐसे सारे नोट्स आपको मिलेंगे हमारे पूरे कोर्स में। तो कोर्स जरूर परचेस करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक होगी, ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर लें। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। अब आपको अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं कि लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि खासियत क्या है, तो भाई आपको पहले ध्यान देना पड़ेगा कि अगर कोई प्रश्न ऐसा आया तो आप डायरेक्ट उत्तर मत लिखना, भाई डायरेक्ट मुंह उठा के आंसर नहीं लिख देना है। पहले क्या करना है, आपको इस टॉपिक से ही थोड़ा सा लाइन लिखनी है, 2 लाइन कम से कम। जैसे द गिवन डेफिनेशंस इंडिकेट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लैंग्वेज। आप चाहे तो इसको लिख सकते थे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज आर गिवन बिलो, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या लैंग्वेज आर एज फॉलोज। ये ध्यान में रखिएगा, जैसे हम बचपन में लिखते थे ना प्रश्न उत्तर, जब स्कूल में पढ़ते थे कि निम्नलिखित दिया जा रहा है, नीचे दिए जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ थोड़ा थ्योरी लिखिए ताकि दिखने में अच्छा लगे, पढ़ने में भी। नंबर 1, लैंग्वेज हैज इट्स ओन सिस्टम ऑफ वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंस। भाषा का अपना खुद का एक तंत्र होता है जिसमें कुछ शब्द होते हैं, जिसमें वाक्य होते हैं। ठीक है, तो भाषा का अपना एक पूरा का पूरा क्या है, एक सिस्टम है। लैंग्वेज इट हैज इट्स ओन सिस्टम ऑफ वर्ड, फ्रेजेस एंड सेंटेंस। याद रखिएगा, भाषा का अपना खुद का एक संसार होता है, भाषा का अपने खुद के शब्द होते हैं, भाषा के अपने खुद के नियम होते हैं। हर भाषा में अलग अलग नियम होते हैं, आप देखोगे अलग अलग शब्द होते हैं, अलग अलग चीजों का प्रयोग होता है। फिर दूसरा, लैंग्वेज इज सब्जेक्टेड टू चेंज, इट इज इन द प्रोग्रेस ऑफ अचीविंग द आइडिया। अब लैंग्वेज का मतलब ही है इट इज सब्जेक्टेड टू चेंज, यानी भाषा में निरंतर बदलाव होगा, कंटिन्यूअस चेंज होगा, या फिक्स जान लीजिए। भाषा हमेशा एक तरीके की नहीं रहती। पहले जो हिंदी बोली जाती थी, आज जो हिंदी बोली जाती है, आप कंपेयर कर लीजिए, है ना। समय के अनुसार जैसे समय बीतता है, जमाना बदलता है, वैसे वैसे भाषा में बदलाव आने लगता है। ठीक है, और क्या, लैंग्वेज हेल्प्स मैन टू लिव इन द सोसाइटी। भाषा जो है इंसान को समाज में रहने में क्या करती है, मदद करती है। अगर आप समाज में ढंग से रहना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं, तो आपको भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, तो लैंग्वेज हेल्प्स मैन टू लिव इन द सोसाइटी। भाषा जो है समाज में रहने के लिए हमारी मदद करती है। ठीक, और क्या भाई, लैंग्वेज रिस्टोर्स रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड इट्स इन्वायरमेंट। भाई इन्वायरमेंट में यानी कि पर्यावरण में, वातावरण के साथ, आसपास जो इनके भी साथ हम रह रहे हैं, उनके साथ घुलने मिलने के लिए आपको भाषा आनी चाहिए।
है ना। तो भाषा सबसे बढ़िया मीडियम उनके साथ घुलने मिलने का। तो वही बताया है, लैंग्वेज रिस्टोर्स रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। भाषा जो है मनुष्य, इंसान का, आदमी का और उसके वातावरण के साथ उसका जो संबंध है फिर से वापस पुनः बना देती है। यानी नेचर के साथ हम, या नेचर में घुल मिल के रह सकते हैं, उसके साथ अच्छे से सामंजस्य बिठा के रह सकते हैं। किसकी मदद से? भाषा की मदद से, भाषा के हेल्प से। ठीक है। और क्या? लैंग्वेज इज एन इंडेक्स ऑफ पर्सनालिटी। भाषा जो है वो हमारा व्यक्तित्व दर्शाती है, हमारे व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ दर्शाती है। यानी मान लो कोई व्यक्ति किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है, उसकी भाषा सुनकर आप उसके व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी, उसके बारे में जानकारी लगा सकते हो कि भाई ये बड़ा मीठा, बड़ा प्यारा, बड़ा शुद्ध शब्दों का, साफ शब्दों का प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति को बड़ी जानकारी होगी, पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा और ये बड़े शुद्ध शब्दों में बात कर रहा है, गाली गलौज नहीं कर रहा है और खराब शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये व्यक्ति का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी अच्छी होगी, है ना। तो वही बताया है कि जो लैंग्वेज है एन इंडेक्स ऑफ पर्सनालिटी, यानी भाषा जो है वो व्यक्तित्व को दर्शाती है, व्यक्तित्व को दिखलाती है। व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है किसकी मदद से? भाषा की मदद से। क्लियर है? तो ये सवाल भी आपको समझ में आएगा। ये बहुत बड़ा पीवाईक्यू है, साथ ही साथ एक क्वेश्चंस में भी होगा। यानी आने वाली हरियाणा डीएलएड की परीक्षा में, जेबीटी की परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, बहुत चांसेस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन, द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट जूनियर लेवल। जी हाँ, ये तो बहुत बार आ चुका है और ये किसी ना किसी रूप में पूछ ही देता है, या तो 2 नंबर के लिए पूछेगा, या तो 5 या तो 8, कैसे भी। ठीक है, तो आपको ध्यान तो रखना है इस टॉपिक को। तो बात करें एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट जूनियर लेवल। जूनियर लेवल की अगर बात करें, जूनियर लेवल छोटे बच्चों को, अब वैसे भी डीएलएड जो होता है प्राइमरी मिडिल टीचर के लिए होता है, तो प्राइमरी में जूनियर लेवल के बच्चे आते हैं। तो उस प्राइमरी लेवल में उन जूनियर लेवल के बच्चों को आप इंग्लिश सिखाएंगे तो किस मकसद से? एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट जूनियर लेवल। जूनियर लेवल पर बच्चों को जो अंग्रेजी सिखाई जाती है उसका मकसद क्या होता है? उसका एम है ना, उसका एम का मतलब है उसका उद्देश्य क्या रहेगा, ध्यान रखें ना, उसका उद्देश्य क्या होगा, एम क्या होगा, मकसद क्या होगा। तो जैसा मैंने पहले बताया, कभी आपको ऐसा टॉपिक मिले तो उत्तर डायरेक्ट में उठा के मत लिखो, पहले थ्योरी लिखो। तो देखो, द स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द 4th ईयर शुड एबल टू, यानी एक ऐसा स्टूडेंट जो 4 साल के अंत में है, उसे क्या क्या समझ में आनी चाहिए भाषा के बारे में, किस मकसद से अंग्रेजी पढ़ा रहे, कि ये पढ़ाने के बाद उसको इतना आना चाहिए। आप चाहे तो ऐसा लिख सकते थे, द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट द जूनियर लेवल आर एज फॉलोज, एम्स आर गिवन बिलो, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते थे। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा है। अब देखेंगे क्या क्या चीजें उसे आनी चाहिए। यानी जूनियर लेवल पर हम इंग्लिश इसलिए पढ़ाते हैं बच्चों को ताकि उसे कुछ चीजें आ जाए। वो कौन सी चीजें आ जाए, वही पूछा था। एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट जूनियर लेवल, जूनियर लेवल पर अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो उसका क्या मकसद है, क्या एम है, पूछा है। तो चलिए बताते हैं। नंबर 1, कंपोज सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंस। यानी वो 4 साल के अंत तक का जो बच्चा है वो कैसा कंपोज, यानी कि बना सके अपने मन से सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंस, यानी कि साधारण और छोटे जो वाक्य बोल सके, कि मुझे पानी पीना है, मुझे घर जाना है। छोटे बच्चे इस प्रकार से बोलते हैं ना, वो क्यों बोल पाते? तो वो अंग्रेजी में बोल सके, आई नीड दिस, मे आई गो टू टॉयलेट, है ना, कैन आई सिट, मे आई सिट, मे आई गो टू वॉशरूम। इस प्रकार के शब्द बोल सके बच्चे, ताकि उनको अंग्रेजी भाषा का थोड़ा बहुत बातचीत करने के लिए जानकारी 4th लेवल तक, 4th ग्रेड की ईयर तक, यानी कि जूनियर लेवल तक पता होना चाहिए। दूसरा, डेवलप द लिसनिंग एंड स्पीकिंग एबिलिटी। बच्चे के अंदर सुनने की और बोलने की जो एबिलिटी है, क्षमता है, वो हासिल करना। यानी अंग्रेजी इससे पढ़ा रहे कि बच्चा 4थे साल के अंत तक वो अंग्रेजी सुन सके, समझ सके और बोल सके। जैसे टीचर बोलते कीप क्वाइट तो सब चुप हो जाते हैं, उनको पता है मैम चुप रहने के लिए बोल रही हैं, है ना। सिट डाउन यानी बैठने के लिए बोला जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को सुनने की, समझने की, बोलने की जो क्षमता है बच्चों के अंदर आ जाए, इसलिए अंग्रेजी पढ़ाते हैं जूनियर लेवल पर। फिर गिव गुड रिस्पॉन्स टू शॉर्ट कन्वर्सेशनल क्वेश्चंस। अगर बच्चों से शॉर्ट कन्वर्सेशनल यानी छोटे छोटे बातचीत वाले सवाल जो आप किए जाए टीचर, तो वो उसका अच्छा रिस्पांस, अच्छे से सही से जवाब दे सके, सही से बोल पाए। टीचर ने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो बताना चाहिए माय नेम इज दिस दिस दिस, आई लिव एट दिस दिस, माय फादर्स नेम इज दिस दिस, आई लव दिस हॉबी, या मेरी ये हॉबी है, माय हॉबी इज, ऐसा कुछ भी, आई लाइक टू रीड, आई लाइक टू राइट, आई लाइक टू लिसन म्यूजिक, ऐसा कुछ भी बच्चा बोल सके। क्योंकि सामने वाला या टीचर जब भी ऐसे सवाल करे तो उन सवालों का जवाब साफ तौर पर छोटे छोटे शब्दों में बढ़िया से वाक्यों में दे सके बच्चा, इसलिए अंग्रेजी पढ़ाते हैं। फिर यूज कमांड एंड एक्शन वर्ड, और बच्चा जो है कमांड और एक्शन वर्ड यानी कि दिशा निर्देश वाले, यानी बाहर जाओ, गेट आउट, कम इन, सिट डाउन, है ना, कीप क्वाइट, ऐसे एक्शंस और कमांड वर्ड को वो समझ भी सके, क्योंकि सामने वाला टीचर उसको बोलेगा और उसे दूसरों को भी बोल सके कि मुझे परेशान मत करो, है ना, हेल्प मी, आई एम सॉरी, ऐसे कुछ चीजें बोल पाए। तो बच्चा जो है कमांड और एक्शन वर्ड्स का इस्तेमाल कर पाए। और रिकॉग्नाइज अल्फाबेट्स, और वो अल्फाबेट्स यानी शब्दों को, अक्षरों को पहचान सके, यानी जितने भी अक्षर होते हैं अंग्रेजी भाषा में उन्हें वो पहचान सके, कॉन्सोनेंट्स को पहचान सके, अल्फाबेट जो है ए से जेड तक, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, इन सबको पहचान सके। तो दीज आर द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट जूनियर लेवल। इफ देयर इज क्वेश्चन इन एग्जाम
that what is the aims of teaching English at the junior level, then we have to write that the following are the aims of teaching English at junior level. Number 1, what is the aim? Number 1 aim, compose simple and short sentences. The student should be able to compose short sentences. Okay. The second will be develop the listening and speaking ability. The student must develop, a child must develop at junior level what he must develop the listening and speaking ability. This type of questions we have to write. तो इस तरह से हमें प्रश्न, इस तरह से उत्तर लिखने हैं अंग्रेजी भाषा में. क्लियर है? तो चलिए, आपको समझ में आई हो गया, आई होप. आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो अगला सवाल, कम्युनिकेटिव अप्रोच. जी हाँ, बहुत जाना माना सवाल है और इसको तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि ये भाई आपके आने वाले परीक्षा में गेस्ट क्वेश्चन यानी आएगा ही आएगा. कम्युनिकेटिव अप्रोच से जुड़ा सवाल आता है, चाहे 2 मार्क्स के लिए पूछे, चाहे 5 मार्क्स के लिए, चाहे 8 मार्क्स के लिए, लेकिन कम्युनिकेटिव अप्रोच का सवाल तो आता ही आता है, ध्यान में रखना है. तो बात करें अगर कम्युनिकेटिव अप्रोच की, कम्युनिकेटिव अप्रोच होता क्या है? तो नंबर 1 भाई, कम्युनिकेटिव अप्रोच किस लिए बताया जाता है? इट इज यूज्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन. कम्युनिकेटिव अप्रोच का मतलब, ये कम्युनिकेटिव अप्रोच होता क्या है? तो एक्चुअल में अप्रोच का मतलब ऐसी विधि, ऐसा तरीका अपनाया जाए कुछ सिखाने के लिए. तो अंग्रेजी भाषा सिखाने का जो तरीका है, यानी कोई अंग्रेजी ही नहीं, फॉरेन लैंग्वेज, कोई भी विदेशी भाषा सिखाने के लिए जिस मेथड का प्रयोग करते हैं, वो मेथड आमतौर पर कम्युनिकेटिव अप्रोच कहलाती है. या कम्युनिकेटिव अप्रोच इस मेथड का, इस विधि का इस्तेमाल करते हैं फॉरेन लैंग्वेज यानी विदेशी भाषा पढ़ाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए. क्लियर? आगे बढ़े. दूसरा, द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज द रिसेंट एंड लेटेस्ट अप्रोच ऑफ द टीचिंग इंग्लिश. अभी हालिया जिन तरीकों से अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, हाल ही के जो तरीके अभी बड़े फेमस चल रहे हैं, चर्चा में चल रहे हैं, है ना, तो ट्रेंडिंग कह सकते हैं आप अपनी भाषा में. तो अभी जो ट्रेंडिंग तरीका है, ट्रेंड कर रहा है तरीका अंग्रेजी सिखाने का, वो तरीका है कम्युनिकेटिव अप्रोच. यानी इसी अप्रोच से कम्युनिकेशन करके बातचीत के, कहते हैं ना अंग्रेजी बोलने से आती है, तो बोलना मीन्स क्या? कम्युनिकेट करना. यानी कि अगर क्लास में टीचर जो भाषा पढ़ाने आ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश पढ़ाने क्लास में जा रहा हूं, तो मैं जब तक इंग्लिश में बोलूंगा नहीं, बच्चों से कम्युनिकेट इंग्लिश में नहीं करूंगा, वो मुझसे इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो पूरी क्लास अंग्रेजी इंग्लिश सीख नहीं पाएगी. तो अंग्रेजी में ही बोलना ताकि विदेशी भाषा सिखाई जा सके. अब उस विदेशी भाषा में बोलो जिस विदेशी भाषा को सिखाना चाहते हो, तो उसे कहेंगे कम्युनिकेटिव अप्रोच. और इसमें क्या खास बात है? मच स्ट्रेस इज लेड ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज इन दिस अप्रोच. इस अप्रोच में, इस मेथड में, इस तरीके में ज्यादातर स्ट्रेस यानी ज्यादातर जो ध्यान होता है, ज्यादातर जो फोकस होता है, आप कह सकते हो ध्यान होता है, इज लेड ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज इन दिस अप्रोच. इसमें भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सके, भाषा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके, इसलिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है. और क्या भाई कि द स्किल्स ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग आर इंक्लूडेड इन कम्युनिकेटिव अप्रोच. द स्किल्स ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग आर इंक्लूडेड इन कम्युनिकेटिव अप्रोच. इसमें होता क्या है कि इसमें भाई स्पीकिंग के और राइटिंग के यानी बोलने के और लिखने के जो भाई कह सकते हो आप मेथड्स हैं, जो इसके आप कह सकते हो विधियां हैं, वही अपनाई जाती है इसमें. ठीक है, याद रखिएगा. इसमें स्पीकिंग स्किल बहुत चाहिए, राइटिंग स्किल चाहिए. यानी जो व्यक्ति इस भाषा को सीखना चाहता है या जब ये भाषा सिखाई जा रही है, जैसे मान लो मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का मौका मिला, तो मैं उनको कम्युनिकेटिव अप्रोच से पढ़ाऊंगा. तो मैं चाहूंगा कि छात्र के पास, जिसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं, उसके पास भाई बोलने की एबिलिटी और लिखने की एबिलिटी हो. क्योंकि अगर ये चीजें नहीं आएंगी तो मैं किसी व्यक्ति को कोई भी फॉरेन लैंग्वेज नहीं सिखा पाऊंगा. ठीक है, तो कम्युनिकेटिव अप्रोच की एक रिक्वायरमेंट है कि उसको ये तो आना चाहिए कम से कम. ठीक. और आखिरी बात जो ध्यान रखने वाली बात है कि कम्युनिकेटिव अप्रोच इनेबल द स्टूडेंट टू कम्युनिकेट हिज आइडियाज इन बेटर वे. कम्युनिकेटिव अप्रोच की मदद से जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, वो अपने आइडियाज, वो अपने विचार, अपनी भावनाएं जो है बहुत बेहतर तरीके से दूसरों के सामने रख सकता है, प्रभावशाली तरीके से रख सकता है. यानी अगर मान लो मैंने कम्युनिकेटिव अप्रोच से कोई मेथड नहीं सीखी, तो मैं अपने विचार प्रकट तो कर पाऊंगा लेकिन उतने बेहतर ढंग से नहीं. पर इस मेथड से सीखने के बाद, पढ़ने के बाद जो है मैं अपने आइडियाज, अपने विचार को और बेहतर ढंग से दूसरों के सामने रख पाऊंगा. तो ये था कम्युनिकेटिव अप्रोच, जो 101% गारंटेड है कि 2, 5 या 8 3 में से एक तो जरूर पूछा ही जाएगा किसी न किसी मार्क्स के लिए. चलिए आगे बढ़े. आगे बात करें तो अगला सवाल है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच. जी हाँ, अब मैंने आपको कहा कि कम्युनिकेटिव अप्रोच से सवाल पूछता है गारंटेड, तो इसका मतलब ये नहीं है व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच यही बार बार पूछेगा. भाई व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच के एडवांटेजेस क्या है, कम्युनिकेटिव अप्रोच के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कम्युनिकेटिव अप्रोच की मेथड क्या है, तरीका क्या है, कम्युनिकेटिव अप्रोच के भाई एम्स ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये सारे तरह के सवाल बनते हैं. और ये सारे टाइप के जो सवाल है आपको हमारे नोट्स में इंक्लूड मिल जाएंगे फुल कोर्स में. तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप डाउनलोड करें, ऐप से जाके कोर्स परचेस करें और ऐसे सवालों के डिटेल में हर टाइप के जवाब जो है पढ़ पाएंगे, वहां से प्रैक्टिस कर पाएंगे. चलिए तो बात करें व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच के लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है. अगर यही सवाल
सवाल एडवांटेज की जगह अगर आया ना बेनिफिट्स क्या है, तब भी भाई सवाल एक ही है। बेनिफिट का मतलब भी फायदा होता है, लाभ होता है, एडवांटेज का मतलब भी फायदा और लाभ ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, मैंने पहले ही बताया कि भाई आपको इसे हमेशा थ्योरी के साथ लिखना है, डायरेक्ट पॉइंट मत लिखा दो, मुंह उठा के उत्तर मत लिख दो, पहले इसमें थ्योरी बनाओ। जैसे यहाँ एडवांटेज है, बेनिफिट है, वैसे देखो यहाँ पर एक शब्द है मेरिट्स, मेरिट का मतलब भी वही होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेरिट्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच आर डिस्क्राइब्ड बिलो, या फिर एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच आर एज फॉलोज, ऐसा आप लिख सकते हो, यहीं से क्वेश्चन से चुराओ उठाओ। जैसे लिखा ना एडवांटेज पूछा है तो आप भी लिखो ना, द एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच आर गिवन बिलो आर एज फॉलोज, फिर नंबर 1 लिखना शुरू कर दो। इट डेवलप स्पीच एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, भाई ये बच्चे के अंदर स्पीच एबिलिटी यानी बोलने की क्षमता डेवलप करता है। दूसरी बात, इट लेज स्ट्रेस ऑन वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेशन, इसमें जो खासा ध्यान जो फोकस दिया जाता है वेरियस एक्सप्रेशन यानी तरह तरह से प्रदर्शित करने को, भावनाएं मन में जो भी चीजें उनको अलग अलग ढंग से प्रस्तुत कर सके दूसरों के सामने, इसलिए इस भाषा को या इस मेथड को पढ़ाते हैं, इसका फायदा है। और क्या, इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ द लैंग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशंस, और वास्तविक जीवन में इसका इस्तेमाल करके डायरेक्टली है ना रियल लाइफ सिचुएशन में बच्चे को सिखाया जा सकता है। इस मेथड से बहुत रटवाने की, बहुत ज्यादा इमेजिनरी यानी काल्पनिक शक्ति की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट रियल लाइफ में पॉसिबल हो सकता है। और क्या, इट इज सिचुएशनल, मीनिंगफुल, मोटिवेटिंग एंड सेल्फ रिवॉर्डिंग, भाई ये सिचुएशनल है यानी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जो परिस्थिति आई उसमें बच्चों को बोला कि भाई तुमको वॉशरूम जाना है, चलो बोलो वॉशरूम कैसे जाएंगे, अंग्रेजी में बोल के बताओ, है ना, अंग्रेजी में पूछो वॉशरूम कैसे जाना है, तो बच्चा रोज वॉशरूम जाने पूछता है। बच्चा बोलेगा सर इसने मुझे मारा, तो अब बच्चे को भाषा भी सिखानी है और उनको रोकना भी इन सब चीज से। बच्चे को बोलो कंप्लेन करना है, लेकिन कंप्लेन ऐसे नहीं करना है, कंप्लेन आप करोगे इंग्लिश भाषा में, टीचर ही बीट्स मी, यार रमेश बीट मी, ही बाइट मी, उसने मुझे काटा, उसने मुझे मारा। तो बच्चे को जब ऐसा बोलेंगे ना तो वो सिचुएशन में बच्चा ज्यादा सीख पाएगा, यानी वो सिचुएशन भी बढ़िया हो गई और उस सिचुएशन में जब बोलने की कोशिश करेगा तो अच्छे से सीख पाएगा। इसलिए भाई इसका इस्तेमाल होता है मीनिंगफुल, ये सार्थकता है भाई, सार्थक है, मोटिवेटिंग, इससे बच्चों का उत्साह बढ़ता है, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ रिवॉर्डिंग, इसमें बच्चे को खुद ही सीखने मिल जाएगा, है ना, उसको उससे ही फायदा मिलेगा। और क्या, इट लेज इम्फेसिस ऑन द, इम्फेसिस का मतलब होता है ज्यादा जोर देना, ज्यादा फोकस करना, है ना, तो इट लेज इम्फेसिस ऑन द नीड ऑफ द फंक्शनल वैल्यू ऑफ लैंग्वेज, भाषा का प्रायोगिक फंक्शनल जो रूप होता है वो इससे पता चलता है ना। भाषा सीख के बैठ के घर में ऐसा नहीं है भाई, इस भाषा को सिखाने के लिए रोजमर्रा के जीवन में ही इस्तेमाल करवाते हैं। तो रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करेंगे इस भाषा का तो रोजमर्रा के काम भी हो जाएंगे इसी भाषा से। तो ये भाषा जो है बहुत एकदम बैकग्राउंड, एकदम ग्राउंड लेवल पर रियल है, यानी हमेशा हम जीवन में इस्तेमाल करेंगे इसको। फिर इट हेल्प्स इन विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ सोशल गैदरिंग, और सामाजिक जमावड़ा, समाज में लोगों का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, विश्वास भरोसा रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी समाज में रहेंगे तो इसके माध्यम से समाज के जब हम बोलेंगे, बाकी काम करेंगे अपनी उसी भाषा को सीखते हुए, तो लोगों का हम पर भरोसा भी आएगा। क्लियर, तो ये था भाई एडवांटेजेस या मेरिट्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। अब अगला सवाल भाई, कुछ और भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस चैप्टर से जो आपको आ सकते हैं, जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, भाई पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले आ चुका है, इसका उत्तर आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगा। फिर व्हाट इज द रोल ऑफ मदर टंग इन टीचिंग इंग्लिश, यानी इंग्लिश पढ़ाने में मातृभाषा की क्या भूमिका है। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में क्या अंतर होता है, इस प्रकार का प्रश्न। फिर व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, अभी हमने मेरिट्स पढ़ा, एडवांटेज पढ़ा, तो उसका कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, डिमेरिट भी होता है, हानियां भी होती होंगी, वो भी आपको सवाल पूछता है। और वो अगला है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा का क्या भाई कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी हमने पढ़ा। तो इस तरह के और डिटेल में सवाल 8 नंबर वाले, यानी यही सवाल 8 नंबर के लिए कैसे लिखना है, यही सवाल 2 नंबर के लिए कैसे लिखना है, यही सवाल 5 नंबर के लिए कैसे लिखना है, ये सब कुछ आपको कोर्स में नोट्स में मिलेगा। यहां समय की कमी कारण मैं सब कुछ नहीं बता सकता, इसलिए आपको क्या करना है, इन पीवाईक्यूज की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले आ चुके हैं बहुत बार, कोई 2017 में आया है, कोई 2019 में आया है, कोई 2022 में आया हुआ है, तो कोई 2023 में आया हुआ है, ऐसे बहुत सारे पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे सारे। तो इन सबको कोर्स में ऑलरेडी रखा गया है, तो जरूर कोर्स परचेस करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप के लिंक है, ऐप डाउनलोड करें, वहां से कोर्स परचेस करें, किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। और खास बात यह कि संपूर्ण कोर्स में आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिलती है, यानी कि आप अभी भी खरीदेंगे तो 1 साल तक इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, तो नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर, पीवाईक्यूज, ये सब कुछ मिलेगा। और फिलहाल तो 30% की छूट भी चल रही है, 30% ऑफ है, किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप हमें जो है
पूरा का पूरा हमारा कोर्स लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ऑलरेडी हमने बाल व्यवस्था बाल विकास की वीडियो बनाई है, आपने नहीं देखी। हरियाणा डीएलएड के सब्जेक्ट्स, कोर्स, सिलेबस इसकी भी बात की है, आपको नहीं पता तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए हरियाणा डीएलएड का, वहां से आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही हरियाणा डीएलएड की पूरी तैयारी करने के लिए, परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको आगे से वीडियो नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दें। साथ ही साथ आप हमें दूसरे न्यूज नोटिफिकेशन के लिए, मटेरियल्स के लिए अन्य सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक होगी, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और साथ ही साथ अन्य सोशल मीडिया जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।